सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर। और हम लोग एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया है। अब हम कर रहे हैं इसका फॉलो अप, यानी कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से पूछे जा सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एमसीक्यूज देख चुके हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज बारी है केस स्टडीज की। तो देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से किस तरीके के केस स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडीज। सो बच्चों, हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशनल मैनेजर इन टिफको लिमिटेड, नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशनल मैनेजर। देखो बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कौन से कॉन्सेप्ट से निकला है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक ऑपरेशनल मैनेजर कौन से लेवल पे वर्क करता होगा? आई थिंक कुछ मिक्स्ड आंसर्स होंगे यहाँ पर बच्चों के, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा है ऑपरेशनल मैनेजर, तो इसको देखते ही तुरंत बहुत सारे बच्चों ने ऑपरेशनल लेवल इसका आंसर दे दिया होगा। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो आपको ये बताया गया था कि जितने भी मैनेजर्स हैं, फंक्शनल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट और इवन एक ऑपरेशनल मैनेजर, वो भी मिडिल लेवल पर ही काम करता है। उसके अंडर जो सुपरवाइजरी लेवल होता है वो वर्क करेगा। तो इसका आंसर है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आपको उसी के 4 फंक्शंस बताने हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? Interpreting the policies framed by the top management to the lower level of management, and coordinate among the different departments of the organization, ensuring that the departments have the adequate personnels, and motivating the employees so that they can achieve the organizational objectives। तो इस तरीके से 4 फंक्शंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Volvo Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of rupees 100 per shirt. The production manager achieved this target at cost of rupees 90 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give one reason in support of your answer. वॉल्वो लिमिटेड ने टारगेट रखा है 10,000 शर्ट्स पर मंथ बनाने का 100 रुपीज की कॉस्ट पे। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर था उसने टारगेट अचीव कर दिया और इवन 90 पर शर्ट के हिसाब से टारगेट को अचीव किया। तो आपको क्या लगता है, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है? देखो बच्चों, ये जो 2 कॉन्सेप्ट है हमारे, इफेक्टिव और एफिशिएंट, आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, दोनों में ही हम टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। बट जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो यहां पर हम टाइम को देखते हैं। टाइम मींस कि हमारा जो टारगेट है वो ऑन टाइम अचीव हो जाए। लेकिन जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारा फोकस कॉस्ट पे होता है कि उसी टारगेट को हम मिनिमम कॉस्ट के साथ यहां पर अचीव करें। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर देखूं तो इस प्रोडक्शन मैनेजर ने टास्क अचीव किया है ऑन टाइम, बिकॉज उन्होंने लिखा है द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट, दैट मीन्स उसने ऑन टाइम काम कर दिया है। तो यस, ही इज इफेक्टिव, बट ही इज एफिशिएंट ऑल्सो, क्योंकि उसने जो शर्ट बनाई है वो 100 की जगह 90 पर बना दी है, यानी कि कम कॉस्ट के साथ उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो ही इज बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, अब तक जो 2 क्वेश्चन थे ना वो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने डायरेक्टली रीड आउट कर लिया। अब जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है उसके अंदर फर्दर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर केस स्टडी को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ूंगी। देखो, ये बेस्ट तरीका होता है केस स्टडी को सॉल्व करने का, क्योंकि अभी तो फिर भी ये वाला क्वेश्चन छोटा है। आगे जो आप केस स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़े से बड़े बड़े भी आएंगे।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना सबसे पहले नीचे के क्वेश्चन को रीड करना चाहिए कि हमें जो केस रीड करना है वो किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हमें पहले वो पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब यहाँ पर केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो भाई, यहाँ पर तुम्हें पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 को ही यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे होंगे ना, आपके माइंड में 12 चैप्टर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होंगे? 12। उसमें भी ना जाने कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो सबसे पहले तो हम 12 में से एक चैप्टर पे पहुंचते हैं कि 12 चैप्टर में से कौन सा वो एक चैप्टर है जिसके ऊपर ही हमें केस दे रखा है। ठीक है। सेकेंड थिंग, उसमें भी जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो जैसे उसमें लिखा होता है कि आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं या आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताना है, तो इवन हम उस टॉपिक तक भी पहुंच जाते हैं कि उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो हमारे सोचने का स्कोप इतना ज्यादा बड़ा था वो लिमिटेड हो जाता है कि अब हमें सिर्फ उस चीज के बारे में ही सोचना है। ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, तो अब मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ कि क्वेश्चन किस बात को हाईलाइट करने वाला है। तो क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? इस कंपनी के अंदर किस क्वालिटी की कमी है? अब आप कहोगे मैम क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? बच्चे याद करो, अगर आपने वीडियोस बहुत अच्छे से देखे, आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है और मेरे एक एक वर्ड को अगर आपने ध्यान से सुना है, तो ये क्वालिटी वर्ड मैंने एक टॉपिक में यूज किया है, क्वालिटी। अभी आपको याद नहीं आ रहा है पर कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, इसके बाद शायद आपको वो चीज याद आ जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड, यानी कि जो भी आप कॉन्सेप्ट अभी ऊपर फर्स्ट में आइडेंटिफाई करोगे आपको उसी की इंपॉर्टेंस बतानी है। चलो जी ठीक है। तो क्वेश्चन है, यश लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज, इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ovens, refrigerations and air conditioners. The company's margin are under pressure and the profits of the markets are declining. बच्चे आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन तो मैम है ही नहीं कंप्लीट, आपने कैसे पढ़ दी? अब हमें तो देखो क्वेश्चन सारे याद ही हैं। यस, इसके अंदर ये कुछ वर्ड्स छूट गए हैं तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। सेकेंड लाइन है हमारी, द कंपनीज मार्जिन आर अंडर प्रेशर्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज आर डिक्लाइनिंग। The company's margin are under pressure and the profits of the company are declining. The marketing department blames the production department for producing goods which are not of good quality to meet the consumer expectations. And the finance department blames the production and marketing departments for declining return on investment and bad marketing. अब क्या हुआ, इस कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स बहुत कम होते चले जा रहे हैं, प्रॉफिट्स भी कम हो रहा है। तो इसके लिए ना आपस में डिपार्टमेंट सभी लोग ना एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप जो गुड्स बना रहे हो ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बना रहे हो, वो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बना रहे हो, इसलिए सेल्स नहीं हो रही है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों को ब्लेम कर रहा है कि आप बेकार की मार्केटिंग कर रहे हो, आप अच्छी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो आपस में क्या नहीं है उन लोगों के बीच में, किस चीज की कमी है उन सभी के बीच में? अब याद आ रहा है कि क्या जरूरत होती है हर डिपार्टमेंट में, हमें किस चीज की जरूरत है? जी हाँ, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो मैंने जब कोऑर्डिनेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक, जिसमें मैंने उसका मीनिंग भी बताया था कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट है और उसकी कोई भी एक आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस की बात हो रही है तो आई रिकमेंड कि आप फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाला इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही लिखना है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें से हाईलाइट करता हुआ पॉइंट लिखना है। उन्होंने बोला है जो आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया उसकी कोई भी एक इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कोई नीचे पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं कि मतलब कि क्वेश्चन से मैं पहचान सकूं, बट हाँ लास्ट की लाइन नेचर ऑफ मैनेजमेंट को शो करती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के बारे में ही होगा क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है,
Aman, Ahmed and Ali are partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra state. मतलब ये एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं जिसके अंदर ये डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. Aman is a holder of senior secondary school certificate from CBSE with business studies as one of its elective subject, and Ahmed has done his post graduation in history and Ali in dairy farming. मतलब तीनों ने अलग अलग एरियाज के अंदर अपनी पढ़ाई करी. एक ने बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो एक ने हिस्ट्री के अंदर, तो एक ने डेयरी फार्मिंग के अंदर. सो वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन द अहमद एंड अली रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट. कौन लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जिन्होंने उस फील्ड में पढ़ाई नहीं करी है. एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो एक डेयरी फार्मिंग का. ठीक है. सो अहमद आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन, whereas Ali argued against it, saying that legal and medical professions are the only profession because they fulfill all the condition of profession. अहमद कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन था, लेकिन अली कहता है कि सिर्फ लीगल और मेडिकल प्रोफेशन ही प्रोफेशन कहे जा सकते हैं क्योंकि प्रोफेशन की सारी जितनी भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हैं. अब हमारे अमन जी आते हैं क्योंकि वो बिजनेस स्टडीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं जरा देखते हैं. सो अमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन टू अहमद एंड अली. तो अब वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें समझाते हैं कि क्या है मैनेजमेंट का नेचर. सो एक्सप्लेन हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाइड बोथ ऑफ देम. तो हमें वही बताना है कि उसने दोनों को कैसे सेटिस्फाई किया होगा. तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट है ना, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिसके अंदर आप प्रोफेशन के बारे में समझाएंगे, फिर आप मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर करेंगे, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. ठीक है. चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मेरे पास यहाँ पर मोर देन 40 क्वेश्चंस है इसके अंदर केस स्टडीज के, तो सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट जो मेन क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 10th क्वेश्चन है इसके अंदर, और यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड है identify the concept of management, state any 3 features of that concept, and identify and explain the characteristics of management which is reflected. तो देखो यहां से क्या बात निकल कर आई कि एक तो मुझे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ आइडेंटिफाई करना है, उसी से रिलेटेड 3 फीचर मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है. मतलब जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट पॉइंट में मैं आइडेंटिफाई करूंगी उसी के फीचर्स, बट हाँ उन्होंने मैनेजमेंट की भी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बात की है जो इस पैराग्राफ के अंदर होगी. ठीक है. अब बात आती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई मैनेजमेंट का. भाई देखो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस भी एक तरीके से हमारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन ना उनके कोई फीचर्स नहीं है. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की तो बात नहीं हो रही होगी. उसके अलावा जो मेरा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है ना, वो क्वालिटी कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो. ठीक है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है. The management of Vrinda Limited strongly believes that the member of an organization should work towards fulfilling the common organizational goals. So this requires the teamwork and integration of efforts of all the individuals, departments, and specialists. This is because all the individual and departments depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Manager needs to reconcile the differences in approach, timing, efforts, or interest. At the same time, it would enable all its members to grow and develop. So there is a need to harmonize the individual goals and the organizational goals. रिकनसाइल मिला, हार्मनी मिला. उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि डिफरेंसेस हैं अप्रोचेस के अंदर, तो बताइए कि किस तरीके से उन डिफरेंसेस को दूर किया जा सकता है. तो देखा मैंने कहा था ना कि तीसरा कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, तो शायद वो हो सकता है. मिल गया आपको आंसर, कोऑर्डिनेशन है. अब हमें उसी के 3 फीचर्स लिखने हैं. ठीक है. पहले ये देख लेते हैं कि फीचर हमें कोई से भी लिखने हैं ना. जी हाँ. स्टेट 3 फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई. कोई भी 3 फीचर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में से ही लिखने हैं. ठीक है. बट हाँ आपको मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है वो क्वेश्चन में से ही लिखनी है. कौन से 3 फीचर्स है हमारे कोऑर्डिनेशन के? इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, it integrates group efforts, and coordination is a continuous process. ठीक है. तो ये 3 फीचर्स हो गए. अब आपको मैनेजमेंट का कौन सा आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला?
आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। तो यहाँ पर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग की लाइन ही कहती है दैट द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट रिक्वायर्स द टीम वर्क। तो भाई यहाँ पर टीम वर्क की बात हो रही है, तो ग्रुप गोल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो यस, तो ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो यस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले देख ले क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय क्विटिंग द लाइंस। ठीक है, तो एक तो हमें फीचर्स बताने हैं और लाइंस भी कोट करनी है। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, अगर हमें फीचर से रिलेटेड कोई लाइन दिखेगी तो हम उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। Anju and Manju are friends, good friends. Considering the cast Considering it that the activities involved in managing an enterprise are common to all organization, अब यहां पर मुझे एक लाइन दिखाई दी, कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। तो बताइए ये पॉइंट आपको किस कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करता हुआ दिखता है? जी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो एक फीचर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। On some days, Anju may spend more time in planning a future display layout, and on the another day, she may spend time in sorting out an employee's problem. Both Anju and Manju make conscious effort to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals with different needs who work under them. तो यहाँ पर भी मुझे दिखा टीम, यहां पर मुझे दिखा टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल डिफरेंट नीड्स। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करती है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एज द टारगेट्स आर मेट according to plans, employees are happy and satisfied, there is orderliness in its functioning rather than chaos। अब ये क्या कहता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो हम दिख रहे हैं, तो ये जो इफेक्ट है मैनेजमेंट का, ये कैसे देखने को मिल रहा है? टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, एम्प्लॉयज खुश हैं, सभी काम स्मूथली हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। यस, तो हमने तीनों के तीनों फीचर्स यहां पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इतने सारे तो नहीं मुझे देखिए, हम तीनों के तीनों फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कुछ और फीचर्स भी हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो देखो स्टार्टिंग में भी एक फीचर था, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके बारे में कह रहा है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो यहाँ हमें ये वाला फीचर भी देखने को मिला। ठीक है, लाइंस तो कोट करेंगे, रखिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 4 मिल गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी था, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड वाला भी था। देखो यहाँ पे अंजू टेक्स अप द मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव्स टू इंक्रीज द सेल्स, वेयर एज मंजू जॉइन्स एन एनजीओ एंड वर्क डिलिजेंटली टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो वही ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं ना काम करने के लिए, तो गोल ओरिएंटेड भी है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट हमने 4 से 5 फीचर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिख लिए हैं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन में बोला था वेरियस फीचर्स, तो बहुत सारे हमने लिख लिए। अभी मार्क्स के हिसाब से आपको पेपर में करना है इसको। ठीक है, identify the various reasons that have made the management so important by quoting the lines from the paragraph। various reasons that have made management so important, which means कि question है about importance of management। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Isha works as the cost and risk management head of a company in power sector. As a result of her excellent managerial competence, the company is able to reduce cost and increase productivity। यहाँ मुझे एक लाइन मिली, company is able to reduce cost and increase productivity। अब कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करती है? 5 इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसमें से आपको कौन सी इंपॉर्टेंस लग रही है? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, पहला पॉइंट मिल गया।
Next, the company belongs to infrastructural sector where is regular amendments are made. Amendments का मतलब होता है changes. In the government regulations and policies, she holds a regular meeting to ensure that people in her department are not only aware of related changes but are also able to adapt to these changes effectively. तो यहाँ पर मुझे changes के बारे में दिख रहा है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें चेंजेस को अडेप्ट करना है, यानी कि जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके साथ हमें खुद को भी बदलना है। तो चेंजेस के बारे में कहाँ बात होती है, जहां भी चेंज है वहां डायनामिक है। तो यहां मुझे डायनामिक वाला पॉइंट मिला, दैट मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। This helps the company to maintain its competitive edge. वो लाइन भी मिल गई है। She motivates and leads her team in such a manner that individual members are able to achieve the personal goals while contributing to overall organizational goals. भाई यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम मदद कर रहे हैं उनकी कि वो अपने पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों को एक साथ अचीव कर सके। ऐसा हमने किस पॉइंट में पढ़ा था? Yes, management helps in achieving personal objective. She helps in providing the competitive service, adopting new technology, creating more employment opportunities. अब देखो यहाँ पर सोसाइटी के लिए कुछ काम किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों का भला हो सके। तो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप देख रहे हो, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर मिलना शुरू हो जाता है। वो जो लाइंस आप देखो, जितनी बार बिजनेस स्टडीज को रीड करोगे ना, जितनी बार आप कंसेप्ट को रीड करोगे तो वो लाइंस है ना, वो आपके माइंड में स्टोर होती जाएंगी और फिर आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चीजें समझ आने लगेंगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस अपनी रीडिंग हैबिट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप बिजनेस स्टडीज को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट है। चलो जी ठीक है, मतलब आर्ट साइंस प्रोफेशन के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। देखो, जब हम बात करेंगे आर्ट की तो हम स्किल्स वगैरह चीजों को देखेंगे। साइंस के लिए हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिकली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, उसको देखेंगे। प्रोफेशनल में हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जैसी चीजें, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ इस तरीके से चीजों को ढूंढेंगे। ठीक है। अर्जुन जॉइन्स एन आईटी फर्म, देखो ये फर्म लिखा है, ठीक है, फ्रॉम नहीं है, मैनुअल मिस्टेक्स है तो हो जाती है। एज अ सिस्टम एनालिस्ट after completing his masters in computer science, as the nature of his work demands, he has to work in a very close coordination with all the departmental head of the firm. ठीक है। Very soon the Ramarjun realizes that each departmental head has own individual style of working. हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा था। They differ greatly in their day-to-day approach to work, but और सभी का जो डे टू डे अप्रोच था काम करने का वो भी अलग है। दे टेंड टू डील विद अ गिवन सिचुएशन एंड इशू और अ प्रॉब्लम थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। तो वो अपने किसी भी प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करते थे तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमेजिनेशंस, अपने इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का कौन सा नेचर हाईलाइट होता हुआ दिखा? जी हाँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो उसी को हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है अगेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पर हमें बताना है 2 पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए उसी क्वालिटी के। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंस बतानी है वो पैराग्राफ से ही बतानी है, जो उस क्वालिटी के बारे में होगी जिसको हम फर्स्ट पॉइंट में हाईलाइट करेंगे। अब तो आपको क्वालिटी पता चल चुकी होगी कि कौन सी है, तो ऐसा मत करना कि केस स्टडी बिना पढ़े ही आप आंसर लिख के आ जाओ कि ये कोऑर्डिनेशन ही है। ठीक है, फिर भी हमें एक बार क्वेश्चन पढ़ना और वैसे भी इंपॉर्टेंस भी ढूंढनी है, तो भाई एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंस है वो 3 है ना, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, तो उसको भी माइंड में रखेंगे और एक बार फिर भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि क्वालिटी वही है ना। चलो,
So Karthik joins a garment factory as a plant supervisor in Lucknow. He observes that the output of some workers is very low as compared to the standard set for their performance. ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो performance थी वो down जा रही थी. On analyzing the reason for the same, he find out that a lot of time of the workers is wasted in getting the requisite material issued from the store. अब उसने देखा कि इस प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या रीजन है इस प्रॉब्लम का, कि बहुत सारा टाइम ना वर्कर्स का वेस्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि उन्हें ना टाइम पे स्टोर से मटेरियल इशू नहीं हो रहा है. Whereas on asking, the storekeeper complains that there is no harmony in the working of the production department as a whole. अब उसने कहा कि हमारे ना क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ जो बातचीत है, जो हार्मनी है, यानी कि हार्मनी मिसिंग है. अब आपको पता चलोगे ये हार्मनी, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी कि हार्मनी का क्या होता है. आप सभी को पता है कि हार्मनी किस कॉन्सेप्ट से जुड़ी है. ठीक है, हार्मनी वर्ड जो है ये किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है और इसका मतलब क्या होता है, अब आप ये सब जानते हो. तो पूरा विश्वास है कि अब आप सबको पता है कि हार्मनी क्या होता है. Every day, the workers approach him at the last minute to procure the different kinds of thread, laces, mirrors, and buttons. ये least नहीं है, last है. If it is not available in the store, then he has to place an order with the purchase officer. अब क्या होता था, बिल्कुल last moment पे जाके वो सारी चीजें वो collect करने के लिए पहुंचते थे workers, और अगर available नहीं होता था तो फिर purchase officer के पास जाके हमको order place करना पड़ता था. As a result, a lot of time of the workers is wasted. बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था. So in order to integrate the various production activities, henceforth the Karthik ensures that storekeeper is informed well 3 days in advance about the requisite material. तो कार्तिक ने सॉल्यूशन निकाला कि देखो भाई ऐसा है, स्टोर कीपर को पहले से ही इन्फॉर्म करना है, एडवांस में 3 दिन पहले एडवांस में इन्फॉर्म करना है कि कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है. So consequently the storekeeper is able to keep the material ready for the workers every morning in the accordance with their requirements. तो ताकि अब क्या हुआ, इसकी वजह से स्टोर कीपर जो है अब वो मटेरियल को पहले ही रेडी रखता है, हर मॉर्निंग में जितना भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सारा मटेरियल रेडी रखता है अपने वर्कर्स के लिए. तो हमें क्वालिटी तो पता चली चुकी है, स्टार्टिंग में पता चल गई थी हमें कि कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, अब बात आती है कौन सी इंपॉर्टेंस है. देखो यहां पर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखी वो किस चीज की प्रॉब्लम दिखी, कि लोगों के बीच में हार्मनी नहीं थी. ये जो अलग अलग फंक्शंस थे हमारे, इन फंक्शंस के बीच में हार्मनी नहीं थी. तो यहां पर आपको कौन सी इंपॉर्टेंस दिख रही है? जी हाँ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फंक्शंस के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. दूसरा, अब बचता है ग्रोथ इन साइज और स्पेशलाइजेशन. देखो क्वेश्चन में ना कहीं पर भी स्पेशलिस्ट के बारे में बात नहीं हो रही है कि हमने स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं, उनके ओपिनियंस के बारे में या उनके अप्रोचेस के बारे में, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर. ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन तो है नहीं. अच्छा खासा हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो दूसरी इंपॉर्टेंस कौन सी हुई? ग्रोथ इन साइज. ठीक है, तो इस तरीके से एक जजमेंट भी आप ले सकते हो कि कौन सा आंसर हो सकता है. ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत बड़ी केस स्टडी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 26. मोहन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फॉरमैन इन अ फैक्ट्री. एट व्हाट लेवल इज ही वर्किंग? कौन से लेवल पे होते हैं फॉरमैन्स? Yes, operational level. Very good. Sonu Nigam, the famous playback singer, always spends the time for practice and adds its creativity in his singing. Like Sonu Nigam, Mr. Rajiv, the manager of Headlines Limited, uses his creativity and practice the management principle under different situation to manage the business. The employees are happy, satisfied as he every day reward the employees for their punctuality and efficiency. तो नेचर बताना है आपको. तो भाई नेचर तो हमें दिख रहा है, कौन सा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि सिंगिंग एक आर्ट है और मैनेजर भी उसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर रहा था और सक्सेसफुल कर रहा है अपने बिजनेस को, है ना. तो आर्ट का हमें, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पता चल गया कि आर्ट है. अब उन्होंने पूछा नेम अदर 2 एस्पेक्ट्स, और 2 एस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ठीक है,
चलिए चलते हैं अपने अब आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बच्चे आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपका केस स्टडी उतना ही स्ट्रांग होगा। मोर ओवर कहीं ना कहीं अब जब मैं आपको करा रही हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ये केस स्टडीज के क्वेश्चंस हम अपनी बुक में भी देख रहे हैं, बहुत जगह पर और भी अवेलेबल है। हाँ बच्चे क्वेश्चंस तो सारे देखो वही है, मिला जुला के क्वेश्चंस तो वही है, नाम बदल दिए जाते हैं, एक आधी लाइन इधर उधर कर दी जाती है, तो क्वेश्चंस तो वही है, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू ये भी समझा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपकी क्या अप्रोच होती है, किस तरीके से आप एग्जाम के अंदर आप अपने थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। तो मैं वो सब चीजें आपको यहाँ पर बताकर चल रही हूँ। इतना समय लगाकर बताने के पीछे यही मोटिव है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ लो, वरना केस स्टडी ना कुछ भी वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए इतना ज्यादा बच्चा परेशान होता है। इवन जो नॉर्मल क्वेश्चन हमें डायरेक्ट लिखना होता है ना, उससे बहुत ईजी होती है केस स्टडी। क्यों? आधा आंसर तो आपके क्वेश्चन में ही होता है ना। बस बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है वो बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के। बच्चे अगर आपको केस स्टडी को सॉल्व करना आता है ना, अगर आपको वो अप्रोच पता है, वो ट्रिक पता है, तो आप केस स्टडी से घबराओ मत, बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सबसे पहले वही काम करना, देखो इतनी बड़ी केस स्टडी है, मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। तो क्वेश्चन किस चीज के बारे में है? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन। उन्होंने तो लाइन ही यही लिख दी है। ही क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव टू एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम ऑफ 10 रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स। उन्होंने मुझसे कॉन्सेप्ट पूछा है। अब कॉन्सेप्ट से फिर से मेरे माइंड में 3 क्लाउड्स बने, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो लाइन है उसमें ऑलरेडी इफेक्टिव और एफिशिएंट लिखा हुआ है, पर यहाँ पे 10 रिलेशनशिप मेंबर की टीम के बारे में बात हो रही है, तो यार मुझे कोऑर्डिनेशन भी दिमाग में आ रहा है। ये तो क्वेश्चन नहीं, कंफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट के हमें फंक्शन भी बताने हैं। अब भाई कोऑर्डिनेशन के तो कोई फंक्शन होते नहीं है, अब भाई फंक्शन भी बताने हैं। फंक्शंस तो हमने सिर्फ मैनेजमेंट प्रोसेस के पढ़े हैं। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा क्वेश्चन है, हैं? लग गया ना कोई क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है? क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन करता है आपसे खेल कि तुम बहुत ट्रिक्स विक्स सीख कर आए हो ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें आंसर पता चल जाता है, तो देखो हम क्वेश्चन ही ऐसा देंगे कि तुम्हारी सारी ट्रिक फेल हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम ढंग से जरा पढ़ते हैं कि ये क्या है। So Jayant is working as head relationship manager in the wealth management division of a private sector bank. He has created an internal environment which is conducive to an effective and efficient performance of his team of 10 relationship management executives. A typical day at work in Jayant's life consists of a series of interrelated and continuous functions. He decides the target of his department, which are in line with the objective of the organization as a whole. The future course of the action of his team member is laid out well in advance. The various resources required by the relationship manager, like an paid with GPS system, account opening forms, brochures, details of the account holders are made readily available to them. The executives are given the sufficient authority to carry out the work assigned to them. अब देखो कॉन्सेप्ट तो हम जैसे तैसे पहचान ही लेंगे, और मैंने तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते ही पहचान लिया था, बट यहाँ पर उन्होंने मुझे फंक्शंस भी आइडेंटिफाई करने को कहे थे, तो क्यों ना हम फंक्शंस को तो आइडेंटिफाई करते चले। क्योंकि भाई देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको ये तो पता है ना कि फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब आप कहोगे मैडम उन्होंने तो कॉन्सेप्ट के फंक्शंस पूछा था। अरे बच्चों यहाँ पर आप जितने भी अभी चैप्टर्स भी पढ़ोगे ना, तो फंक्शंस तो अपन के यही 5 है, यही 5 फंक्शंस पढ़ने हमें। तो कॉन्सेप्ट अब आपको मेरी इस लाइन से समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हमें लेकिन वो 5 फंक्शंस यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। तो मुझे कुछ लाइंस मिली यहाँ पे, जैसे कि इज लेड आउट वेल इन एडवांस, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज लेड आउट वेल इन एडवांस। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो कौन से फंक्शन में फ्यूचर के बारे में बात होती है? जी हाँ, प्लानिंग। पहले फंक्शन की लाइन मिल गई। उसके बाद द एग्जीक्यूटिव्स आर गिवन द सफिशिएंट अथॉरिटी टू कैरी आउट द वर्क असाइन टू देम। अथॉरिटी टू कैरी आउट, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाकर बांटी जाती है? कौन से फंक्शन में? ऑर्गेनाइजिंग में।
Jayant work in the close coordination with the human resource manager in order to ensure that he is able to create and maintain a satisfactory and satisfied workforce in the department. लो जी, यहाँ पे वर्कफोर्स की बात हो गई है। वर्कफोर्स मतलब लोग रखे जा रहे हैं अपने यहाँ पे कि हमारे डिपार्टमेंट में सही लोग हों, उनके साथ अच्छे से रहना भी हमें। स्टाफिंग through the constant guidance and motivation, Jayant inspires them to realize their full potential. अब यहाँ पे गाइडेंस की बात आई, यहाँ गाइडेंस की बात आ रही है, यहाँ गाइडेंस की बात आ रही है, मोटिवेशन की बात आ रही है। तो गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडिंग, कम्युनिकेशन, ये कहाँ पढ़ते हैं हम, कहाँ क्या आता है ये? डायरेक्टिंग में। वेरी गुड। He offers them various types of incentives from time to time to keeping in view their diverse individual needs. Moreover, he keeps a close watch on their individual performance in order to ensure that they are in accordance with the standards set and takes the corrective actions wherever needed. वाह भाई वाह, लाइन से फंक्शन दे सारे कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई गलती हो तो फिर उसे सुधार दें ताकि आगे की चीजें ठीक हो सके। तो ऐसा कहाँ होता है? कंट्रोलिंग में। भाई हमने लाइनें भी पहचान ली हैं, हमने पांचों फंक्शंस भी पहचान लिए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा पहले ही हो गया है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, डिस्क्राइब में आप इसकी डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट कौन सा है? अब आप कहेंगे मैडम आपने ना कॉन्सेप्ट हमें 3 ही बताए थे, आपने कहा था इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन। भाई देखो तीनों के बारे में यहाँ पर तीनों ही है, एफिशिएंसी भी है, इफेक्टिवनेस भी है, कोऑर्डिनेशन भी है। और ये सब किस में आते हैं? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है और यहाँ पे मैनेजमेंट हमारे लिए क्या हुआ? एक कॉन्सेप्ट भी हुआ। और ये जो उन्होंने लिखा है ना, ये एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट जो है एक इंटरनल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहां पर लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने लोगों के साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। शब्द बदल गए हैं, मतलब वही है, भावनाएं बिल्कुल वही है, भावना समझो इनकी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैनेजमेंट, और उसके पांचों फंक्शंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो यहाँ आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखाए, आपको केस स्टडी दिखाई कि हर एक टॉपिक से किस तरीके की केस स्टडी पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं देखो करने को, मेन काम है आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़। अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बना रहे हो, आप अपने चैप्टर के ऊपर पकड़ बना रहे हो, तो केस स्टडी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजन असर्शन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और हो सकता है कुछ और केस स्टडीज भी हम लोग डिस्कस करें। तो आप लोग तब तक और केस स्टडीज अपनी जो बुक में दे रखी है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, अब आप और अच्छे से केस स्टडी कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।